पहला सवाल तो मैं यही आप लोगों से करना चाहूँगा कि आखिर टीवी पे आप लोग इतने लड़ते क्यों हैं, है ना। मैं डिबेट देखता हूँ, जो कि अखबार में बहुत से लोग देखते हो सामने, जब डिबेट की बात आती है मैं देखता हूँ अपनी बात रखने शालीनता के साथ रखी जा सकती है। तो मैं सबसे पहले संजय जी से ही कहूँगा। अजय जी आपको धन्यवाद, जागरण को भी धन्यवाद। कहते हैं कि सबसे बड़ी भूमिका सूत्रधार की होती है। अगर सूत्रधार की मंशा सकारात्मक है तो चर्चा सकारात्मक होगी, और अगर सूत्रधार की भूमिका सकारात्मक नहीं है तो मुझको लगता है कि लाइन ट्रैक से उतर जाएगी। ये एक बड़ा कारण मैं मानता हूं। लेकिन दूसरे कारण भी हैं कि जब कभी किसी को लगता है कि उसके तर्क सत्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो ऐसी लाइन लेता है कि जो मर्यादा का हनन करता है। और मुझे लगता है कि जो मर्यादा तोड़ता है उसी के बोल बिगड़ते हैं, और जब बोल बिगड़ते हैं तब मतों के कारण, तब विचारों के कारण, तब सिद्धांतों के कारण वो राजनीतिक दल ऐसे चैनलों पर चर्चा करने वाले अपने नुमाइंदे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने से बचता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हरा कुर्ता कहूंगा तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे, एक प्रवक्ता एक चैनल पर बैठकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के पिता के बारे में अनर्गल टिप्पणी करता है। उस पर एफआईआर होती है, वो 6 महीने तक भागा रहता है। परिवार वाले आकर उसके मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन को क्रॉस कर रहा है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के प्रमुख को भी ये अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए कि वे मर्यादा के हनन करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाएं, और ऐसे प्रतिबंध अगर लगेंगे तो मुझे लगता है कि चर्चा सकारात्मक होगी, और इस सकारात्मक चर्चा के संदेश निश्चित रूप से अच्छे होंगे। अगला सवाल तो मैं इस पे अभी तीनों लोगों की बात आ जाए तो अच्छा रहेगा। आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष जी और सीपी राय जी। हेलो, धन्यवाद। मुझे लगता है एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन को आपने दीर्घ उत्तरीय उत्तर बना दिया है। मैं ये बहुत जरूरी से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोहिया जी ने एक बात बोली थी कि राजनीति में लोक राज को करने के लिए लोकलाज की जरूरत है, और जो लोकलाज नहीं निभा पाता है वो लोकराज नहीं कर सकता है। ये बात ठीक है। कुछ प्रवक्ताओं को या कुछ मीडिया पैनलिस्ट को, मैं प्रवक्ता नहीं बोलूँगा, कुछ मीडिया और पैनलिस्ट को ये लगता है कि शायद कुछ ऐसी लाइनें लेने पर या कुछ ऐसे शब्द लेने से शायद आजकल के फास्ट युग में एक जल्दी राजनीति का शिखर मिल जाएगा। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि वो शिखर की चोटी बहुत महीन होती है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके इस चौथे स्तंभ की भी है कि ऐसे लोगों को आप प्रमोट ना करें, और दूसरी जिम्मेदारी, बिल्कुल सही कहा संजय जी ने, कि पार्टी प्रमुखों को भी है कि वो अपनी भाषाओं को अगर मर्यादित रखें तो शायद नीचे की जनरेशन या नए लोग जो राजनीति में आने हैं वो बड़े सम्मान से आगे जाएंगे। मेरा पाला आमतौर पर ऐसी स्थितियों से नहीं पड़ता है जब तक कोई बहुत अनर्गल प्रलाप ना हो और प्रलाप होता ना चला जाए, एंकर के रोकने पर भी न रुका जाए। और कई बार ये होता है, कुछ टीवी चैनल्स में मैं लगातार देख रहा हूँ, क्योंकि 1988 से शायद इस भूमिका में हूँ मैं, कि कुछ टीवी चैनल दो लोगों को फ्रेम में ले आते हैं, इन दोनों लोगों को फ्रेम में ले आओ, और वो कोशिश करते हैं उत्तेजना फैलाने की। मैं अभी एक टीवी चैनल पर था और एक साथी प्रवक्ता थे, कुछ बात कह रहे थे, और टीवी चैनल के जो स्पोक्समैन थे, जो उनके एंकर थे, वो बार बार मुझे कुरेद रहे थे, देखिए इन्होंने ख़राब बात कह दी। मैंने एक लाइन का जवाब दे दिया, मैंने नोटिस नहीं लिया, सुना ही नहीं मैंने। अनर्गल बातों को न सुनना भी कई बार जवाब होता है, और कम से कम मेरे जैसे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है और ज़िंदगी का तजुर्बा भी ज़्यादा है, कोशिश यही करते हैं कि जवाब उन्हीं बातों का दिया जाए जो बात कहने लायक हो। क्योंकि जो आम जनता है, जितने लोग बैठे हुए हैं, विचारधारा कोई भी हो, इनको हमेशा अच्छी बात ही अच्छी लगती है, तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बात ही अच्छी लगती है। और बेहतर यह है कि डिबेट में, मैं अमेरिका के चुनाव में था, हिलरी क्लिंटन के लिए काम कर रहा था मैं, वहाँ राष्ट्रपति की 3 डिबेट्स होती हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है,
एक डिबेट होती है जिसमें कई संपादक होते हैं और सिर्फ वो दोनों कैंडिडेट होते हैं और उनसे सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न मुद्दों पर, वो अपना जवाब देते हैं। एक जनता के बीच में होती है और बाकी पूंजीपतियों के बीच में होती है। 3 तरह की डिबेट्स होती हैं वहाँ पर, झगड़ा तो नहीं होता। नहीं, ठीक और है। सारे मुद्दे आ जाते हैं सामने। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या होता है, एक पार्टी में एक नेता होता है, वो बोलता है, दूसरा वाला फिर उसके आरोप लगाता है और दूसरा पार्टी बदलते हैं, फिर दूसरे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम ले लूँगा, जो अभी तक सपा में थे, उससे पहले भाजपा में थे, उससे पहले बसपा में थे। मौर्य जी पता नहीं क्या क्या बोला करते थे। तब मैं आशुतोष जी से पूछूंगा क्या कारण है, मतलब वो आप पहले सभी लोग भाजपा के लोग भी कह रहे थे, वो चाहे लक्ष्मी जी के लिए रहा हो, चाहे रामचरितमानस के लिए रहा हो, और या फिर मान लो हिंदू धर्म के बारे में धोखा तक वो कहे, ठीक है, आपके नेता उनको बचाते ही रहे। क्या कारण था, उन्होंने उस पर रिएक्ट नहीं किया और उनका व्यक्तिगत बयान बताते रहे? नहीं अजय जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य कोई एक भारतीय राजनीति और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई छोटा नाम तो नहीं है। कई बार जनताओं ने उनको कैबिनेट में बनाया है और मुख्यमंत्री मंत्री तक बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी में तो वो आखिरी दिन तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जितनी भी बातें उन्होंने बोली, एक संयोग जरूर हुआ था कि जिस दिन हमारी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई, उसी दिन वो वक्तव्य उनका आ गया, तो लोगों ने कहा कि इनाम दिया है अखिलेश जी ने। मैं इसको बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ऐसा कोई इनाम नहीं था। जो भी बातें वो बोलते थे, क्योंकि वो अपने समझ से बोलते थे, तो हमने आखिरी तक इस बात को कहा, और माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने साफ तरीके से बोला कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, और हम लोहिया वाले लोग बार बार इस बात को बोलते लेकिन हैं। निजी राय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो जनता क्या समझे? अगर देखिए कार्रवाई किसी के मतलब माना जाता है कि अगर कोई राजनेता है और पब्लिक लाइफ जी रहा है, तो बात तो पब्लिक को क्या, मतलब पब्लिक को क्या मतलब मूर्ख समझा जाता है कि वो क्या समझे कि जो है आपकी पार्टी के इतने बड़े पद पे थे, मान लीजिए अभी नहीं है, तो मैंने एक बात उदाहरण के तौर पे दिया। ऐसा नहीं, सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं। नहीं देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आज हश्र क्या है, उनको खुद पार्टी छोड़ना पड़ा, और उनका तर्क ये था कि शायद हमारी पार्टी ने हमको उस लिहाज नहीं समझा और हमारे स्टेटमेंट को निजी राय समझी गई। हम कहते हैं कि बार बार समझिए कि जो लोक राज की चीज़ हैं उनको आप वहीं रहने दीजिए। अगर आप किसी से धार्मिक मुद्दों में या आप किसी की आस्था से आप खिलवाड़ करते हैं तो पार्टी आपको नहीं बचा सकती है। तो इसलिए उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया, हमने कुछ बोला नहीं। राजनीति में इसी को शिष्टाचार कहते हैं, और उन्होंने अपना रास्ता चुन के आगे तो अभी उन्होंने बोला कि आपको एनडीए गठबंधन जो है उसी में उसका सहयोग देंगे, और आज की डेट में आप दोनों साथ बैठे हैं। मैं अगर बात करूं, अभी पिछले जो दिनों विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय क्या क्या हमने नहीं सुना कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है ना, और भी बहुत चीज़ें बोली, बहुत चीज़ें हम बोल भी नहीं सकते यहाँ पे। आज आप लोग एक साथ खड़े हैं, तो जो देखिए अजय जी, देखिए ये तो आप भी जान रहे हैं कि राजनीति में जो बोला जाता है वो एक्चुअल में दिखता नहीं है। अगर ये देखा जाए उसे तो आप लोग जुमलेबाजी कहते हैं। नहीं, जिम्मेदारी नहीं बता रहा हूँ। उसकी खास बात ये है कि इस देश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये उनके पास जिम्मेदारी थी कि वो अपने चुनाव अपने तरीके से ले, लेकिन क्या क्या नहीं हुआ। इन्होंने कश्मीर में भी सरकार बनाई, इन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाई, इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई, और आज वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक चुनाव के समय इस तरह की टिप्पणियां आती हैं, लेकिन अपनी विचारधारा को तोड़ के कभी समाजवादी पार्टी ने कहीं कोई काम नहीं किया है। मैं डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक इसी साथ सवाल और ले लीजिए जी। जिस पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं उन्हीं के नेता हैं, आप लोग जानते हैं, प्रवक्ता हैं आप लोगों के। उन्होंने आपके बड़े लीडर को जो है मंदबुद्धि तक बताया, और आज अब 2 लड़कों के साथ समझा रहे हैं लोगों जनता को। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं वो बातें नहीं सुनता हूँ जो मुझे अप्रिय होती हैं, और जो बातें अनर्गल होती हैं। वो कूड़ा सूप का क्या काम होता है? सार सार क्यों गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो हम लोग सूप हैं, सूप की तरह काम करते हैं, सार सार को गए लेते हैं और थोथा उड़ा देते हैं, और अनर्गल बातों में क्यों पड़े। मेरा मानना यह है, मैंने कहा कि मेरी एक लंबी ज़िंदगी हो चुकी है राजनीति में। कई बार क्या होता है, राजनीति के मंच पर भावना वेश में कुछ आदमी बातें बोल जाता है मंच के भाषण में, उसमें कोई भी उससे अलग नहीं है। जो देश के सबसे बड़े नेता हैं उनकी अगर मैं सब तमाम चीज़ें गिनाने लगूंगा तो थोड़ा अप्रिय माहौल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि दैनिक जागरण के इस मंच पर उस तरह का माहौल बने, तो वो परिस्थितियाँ बन जाती हैं। कई बार आप कुछ चाहते हैं, समझौता नहीं हो पा रहा है, भावावेश में आके कुछ निकल गया, लेकिन वो भावावेश में निकल गया, लेकिन महसूस कर लिया गया कि भाई गलत निकल गया था। अब जैसे मैं क्लियर कर दूं, जैसे मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं, हमारे यहाँ से जो कमलनाथ ने जो बात कही थी, जो शब्द इस्तेमाल किया था, मैं उसी दिन एक टीवी पर था और मैंने उसको कंडेम किया था। वो भी गलत था।
कोई भी ऐसी बात वो किसी पक्ष से कही गलत था, जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती ना बड़े नहीं, नेताओं कार्रवाई का सवाल नहीं है। ये कार्रवाई कोई फांसी तो नहीं लटका देंगे आप, फांसी भी नहीं, लेकिन नहीं, कार्रवाई जनता के लिए हम बात शब्दों करें। के लिए आप किसी के मुंह से अगर गाली गलौज जब शब्द निकला हो तो उसे कंडेम कर सकते हैं। ये शब्दों की बातों में आप उनको फांसी नहीं लटका देंगे। और शब्दों के लिए टंग स्लिप होती कई बार, टंग स्लिप में मिसेज ओबामा एमआरएस ओबामा हो जाती हैं। 3 युग के लोग एक साथ बैठ करके बात करने लगते हैं, जो 3 युग में पैदा हुए हैं वो एक साथ चर्चा कर रहे होते हैं। तो आप उसके लिए ये तो नहीं कर देंगे, नहीं, उनको देश के बड़े पद से हटा आप दीजिए। भाजपा को घेरते हैं कि वो जुमलेबाजी करते रहते हैं। नहीं, 15 लाख देने को प्रधानमंत्री ने कहा। घेरना संजय जी घेरना आप हमारी बताइए ना, जिम्मेदारी, वो आपके ऊपर आरोप विपक्ष लगाते हैं कि विपक्ष के जुमलेबाजी- नाते हमारी जिम्मेदारी है घेरना। जब ये भाजपा विपक्ष में थी तो वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी, मटका तोड़ने लगती थी पानी नहीं आने पर, सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, गले में लटका लिया करती थी आलू टमाटर। और मुझे ध्यान है कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तो परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो मेरे कवि कुल के बड़े कवि थे, मैं चूंकि मैं कवि भी हूँ, तो वो तो बैलगाड़ी पर पहुँच करके संसद भवन में चले गए थे। क्या संभव है आज? उसका विरोध करने चले गए थे। उसी कंप्यूटर से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो विपक्ष में कब क्या सोचा जाता है और क्या किया जाता है, उसकी परिस्थितियाँ होती हैं। मैं खुद अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का पार्ट रहा हूँ। 1967 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ था और छोटी उम्र में मैं उस आंदोलन का पार्ट रहा हूँ। लेकिन मैंने बाद में उस पर एक बाकायदा लाइव किया और मैंने उसकी गलती महसूस की कि हम गलत समझते थे, हमारा सोचने का तरीका गलत था। उसके बिना काम नहीं चल सकता, हिंदी जरूरी है लेकिन अंग्रेजी भी जरूरी है। तो वो एक्सट्रीम आंदोलन ABCD हाय हाय, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा, ये हमारे नारे होते थे। पूरा देश जला था, पूरे देश में आंदोलन फैला। लेकिन मैंने बाद में आगे चल के महसूस किया कि गलत था, मैंने उसके लिए खेद व्यक्त किया, उसके लिए माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि वो रास्ता गलत था। विपक्ष में जो होगा वो सत्ता पार्टी को उसके मुद्दों पर घेरेगा। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि मुद्दों पर घेरना चाहिए। जो मुद्दे हैं जो जनता से संबंधित हैं, जो देश के बचाव के लिए हैं, जो देश के विकास के लिए हैं, देश की सुरक्षा के लिए हैं, देश के भविष्य की बहबूदी के लिए हैं, उन मुद्दों पर जरूर घेरना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। वो जी भाई, मैं एक बात और जोड़ दूँ इसी में। जैसे कल एक नोटिस आया, बाद में कहा गया तो वो प्रकोष्ठ हो गया भाजपा का, उनकी आपकी तरफ आशुतोष जी की तरफ से आया। मैं इसको बहुत साफ गोई से तो कहूँगा कानून कि अपना देखिए, काम कर रहा है कि ये पॉलिटिकल जो है। देखिए मुझे लगता है कि अजय जी जो 2014 के बाद इस देश का नए प्रकोष्ठ बने हैं, मैं फिर प्रकोष्ठ बोलूँगा, उसने किस प्रकार से काम किया ये आपने देखा है। 98% ये नोटिसेस से विपक्ष में आती हैं और वो सारी वॉशिंग मशीन में वो सारे लोग धुल जाते हैं जो विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। क्या ये तो जनता को दिखता है? हमारा कहना ये है कि जब 2019 का इलेक्शन चल रहा था, माननीय अखिलेश जी के नाम पे एक नहीं 2 नोटिस आई, 19 से 24 आ गया, एक पूछताछ नहीं हुई, एक स्टेटमेंट नहीं लिया गया और ठीक 24 के चुनाव के 1 महीने पहले फिर नोटिस आती है। क्या बताइए इसको? नहीं, डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे हम संजय? किसी जनता को कोई संजय जी, गुमराह नहीं जवाब है। आ जाए। डॉक्टर साहब एक और मजेदार संजय जी बस कुछ बोल रहे हैं। बस 1 सेकंड खाली क्लियर कर देता हूँ। संजय जी बता अच्छा, दें। जी जैसे चैनल्स पर बहस चलती है ना, सब्जेक्ट कुछ होता है और कंटेक्ट कुछ आने लग जाता है, इस बहस में भी बहस का रास्ता उधर ही जा रहा है। हम बिगड़े बोल पर बात कर रहे थे जो सवाल पूछा गया मैंने उसका जवाब दिया। और उसके बाद मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरे पास ही रहते हैं, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की कई बात बताई और मेरे बड़े भाई ने बताया कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। लेकिन अगर किसी की जबान लगातार फिसलती रहे, बार बार लगातार, एक बार नहीं कई बार पलटती रहे और पलटने के बाद उसी मुद्दे पर, उसी देश के सिद्धांत की मूलभूत आत्मा पर प्रहार होता रहे और उस प्रहार को राजनीतिक दल का पूरा नेतृत्व स्वीकार करता रहे, उसके विरोध में न बोले, यही है बिगड़े हुए बोल। कोई और बिगड़े हुए बोल नहीं है। क्यों? क्योंकि गलती हो सकती है, लेकिन जो जानबूझकर गलती करता है वो गलती नहीं करता, वो अपराध करता है। और भारत की संस्कृति के साथ इस उत्तर प्रदेश के अंदर उसी संस्कृति का बार बार लगातार अपमान हुआ। और अपमान के कारण क्या है? यही लोग हैं। एक कहावत है अवधि में, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। स्वामी प्रसाद भी चले गए और मनोज पांडे भी चले गए। कौन विरोध करता था? राजनीतिक दल के अंदर आप नहीं विरोध करते थे, मनोज पांडे विरोध करते थे। क्यों? वो कहते थे कि यह सनातन धर्म के विरोध में बोल रहा है, यह इसकी निजी राय नहीं है, इसको निकाला जाना चाहिए। क्या हुआ? अगर निर्णय देर से करेंगे
अगर निर्णय देश के भविष्य को देखकर नहीं करेंगे, अगर समाज में विखंडन करने वाले लोगों को स्वीकार करेंगे, तो मित्रों माया भी नहीं मिलेगी और राम भी नहीं मिलेगा। और अगर राम नहीं मिलेगा तो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। यह देखा है हमने। और इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि यह स्लिप ऑफ टंग थी, बार बार लगातार होता रहे, बोर्ड बिगड़ते रहे और कोर्ट से भी निर्णय होते रहे, सदस्यता भी जाती रहे, तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये अपराध है, ये इंटेंशन खराब है। और इसीलिए जो लोग चैनल पर बात करते हैं वो तथ्यों पर बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी के साथ तथ्यों पर बात की जाए तो ऐसे बिगड़ते हुए बोलने वाले जो राजनीतिक दल को भले ही समझाते होंगे कि नहीं 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 मैंने तो ये कहा, इसका मतलब ये नहीं था, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है, वो जानती है, पहचानती है, ऐसे लोगों का चरित्र देखा है। और इसीलिए चुनाव दर चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम, सारे चुनावों में, यानी कि राज्यसभा के भी चुनाव में उनको सही निर्णय देती है, उनको लगातार हार की कगार पर खड़ी करती। इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये चर्चा बहुत सार्थक हो रही। दैनिक जागरण का मैं आभार मानना चाहता हूं कि इस विषय पर जो राजनीति से भी ज्यादा सामाजिक हो, जो राजनीति से भी ज्यादा सांस्कारिक हो, उस पर इस चर्चा को किया है। मुझे लगता है नैतिकता और ईमानदारी के साथ अगर हम चर्चा करेंगे तो ऐसे देर से निर्णय करने वालों को भी और सजा मिलेगी। मैं चाहता हूं कि राम भी मिल जाए और माया भी मिल जाए, सही समय पर निर्णय होंगे तो बोल निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। क्या कहेंगे एक मिनट आशुतोष जी, क्या नहीं, देखिए, माया से प्रेम आपका पुराना है, ये हम जानते हैं। राम का आपने भी कई सरकार बनाई है और अखिलेश जी ने तो अपनी पत्नी को भी पैरों में झुका दिया था। नहीं, नया नया प्यार है, समझ में आता है। हर कोई बात बार माया से क्या मिला आप देखिए, जान संजय जी एक बात को समझिए, ऐसा थोड़ी है कि इस देश में 2014 के बाद ही उदय हुआ है। और आप तो उन नेता के साथ में रहे हैं जिन्होंने सारी राजनीति 2014 के बाद से की है। वो अलग बात है कि 2014 के बाद से उनकी राजनीति बंद कर दी गई। तो 2014 के पहले यही समाजवादी पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी थी। अभी आपका ढंग से दूसरा टर्म पूरा नहीं हुआ है, पहली बात। हम भी जीत के आते थे, जनता के वोट से ही आते थे, हम ईवीएम से नहीं आते थे, हम उसी बैलेट से आते थे जिस बैलेट से आप चुनाव लड़ते थे। दूसरी बात। तीसरी बात, ये जिम्मेदारी आज के युग में किसकी है? अगर इस देश में सर्वोच्च सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको स्लिप ऑफ टंग हो और भारत का एक चौथा स्तंभ उसकी बात ही ना करने दे। हमने जिस 10 सालों में भाषा की गिरती हुई गिरावट को देखा है, भारतीय जनता पार्टी में, चाहे दिल्ली का समय हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, और मुझे याद है यही मंच था, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या शब्द बोले और एक समुदाय विशेष को टारगेट करके शब्द बोले। क्या इस देश के वो नागरिक नहीं है? क्या राजनीति इतनी ऊपर हो गई है कि आप उनकी टोपी पे कमेंट करेंगे? क्या आप किसी व्यक्ति के पूर्व मुख्यमंत्री को अब्बा जान कह के बुलाएंगे? ये आपकी राजनीतिक सोचता है? और आप सोचते हैं कि इसमें आपकी राजनीति हो रही है? क्या आगे आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी नहीं कि क्यों इतनी बड़ी लकीर कर दी गई है 2 समुदायों के बीच में? एक यही देश था जिसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय लालजी टंडन इसी पुराने लखनऊ में बैठ के सारे धर्म के लोगों के साथ बैठ के अपने चाय पीते थे। आज क्या स्थिति बना दी है आपने? आज स्थिति ये हालत हो गई है कि बच्चा बच्चा कहता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, सिखाई हो। ये हम लेके जा रहे हैं। और राजनीतिक सोचता कि आपको चुनाव दिखता है? आप सोचते हैं कि माया और राम के चक्कर में हम देश को बर्बाद कर देंगे? समाजवादी पार्टी कभी नहीं करने देगी। ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, एक तो जिसको अब्बा जान कहा था उसका प्रायश्चित कर लिया इन लोगों ने, उनको पद्म विभूषण दे दिया। उनके खिलाफ जितने आरोप लगाए थे पूरी जिंदगी में, तमाम गालियां दी थी। मुझे याद है, मैं उनके साथ हुआ करता था, उनका महामंत्री था। मुझे याद है 1991 का दौर, सड़क पर जितने कुत्ते और गधे चलते थे उस पर नाम लिख दिया था इन लोगों ने, मुलायम सिंह। एक जमात, एक संगठन विशेष ने लिख दिया था। लेकिन ठीक है, उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, पद्म विभूषण दे दिया और ये मान लिया कि हमने जो जो किया, गुनाह किया, सब गलत था। दूसरा, जो स्वच्छता की बात हो रही है, सिर्फ 72 घंटे पहले अजीत पवार 72,000 करोड़ के बड़े चोर थे, मात्र 72 घंटे पहले। और ठीक 72 घंटे बाद वो उप मुख्यमंत्री हैं।
अशोक चौहान एक दिन पहले शाम को 3 बजे तक कांग्रेस में थे, उनको ईडी का नोटिस पहुंचता है, वो शाम को 3 बजे पार्टी छोड़ते हैं और सुबह 10 बजे जिनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया वो राज्यसभा मेंबर हो जाते हैं। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। मालूम है लोगों को इनके पास वॉशिंग मशीन है। नहीं मतलब नहीं, वो मालूम हो, संजय जी बताइए। मालूम होने के एक मिनट संजय जी, एक मिनट। मालूम होने के बावजूद जनता को बार बार याद दिलाना पड़ता है। दूसरी बात, बीजेपी के एक सांसद ने संसद में खड़े होकर कहा, मुझे चुनौती दी गई थी और मैंने तुरंत उसमें वो कहा था चेक कर लीजिए कि आप यहाँ हिंदू मुसलमान में लगे हैं और चीन 16 किलोमीटर अंदर घुस गया है और सड़क बना रहा है। ये संसद में कहा, उनको चुप करा दिया गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई आया है, और 4000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा चीन घुस गया है देश में। क्या देश का प्रधानमंत्री क्लीन चिट देगा चीन को? क्या वो क्लीन चिट देगा? क्या हम उसका विरोध नहीं करेंगे? हमारे नेताओं ने कहा, राहुल गांधी ने संसद भवन में खड़े होकर कहा, हमने सरकार चलाई है, हम इनसे निपटते रहे हैं, देश हमारा आपका दोनों का है। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था, उन्होंने नोटबंदी पर कहा था कि 2% जीडीपी का मिनिमम नुकसान होगा, लेकिन जब हो गया तो उन्होंने खुद ऑफर दिया कि आइए हम मिल के बात करें और देश को इस रास्ते से निकालने की कोशिश करें। यह होता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स। ऐसे ही राहुल गांधी ने संसद भवन में खड़े होकर कहा, आपको दिक्कत हो तो इस तरफ बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन मुद्दों से डील किया है, ये देश हमारा आपका दोनों का है, आइए इसको मिल करके इसको हम डील करते हैं, इसका रास्ता निकालते हैं। तो लेकिन इतना अगर अहंकार हो कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर दूसरा प्राइम मिनिस्टर, दूसरे कांग्रेस का प्रधानमंत्री देश में सवाल उठने पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहता है कि देश का रिप्रेजेंट आप करेंगे, आप जाइए देश का पक्ष रखिए, और अटल बिहारी वाजपेयी सलमान खुर्शीद से कहते हैं दूसरे मौके पर कि देश का प्रतिनिधित्व आप रखेंगे, तो वो राजनीति कहाँ चली गई?